अस्सलाम वालेकुम जी। अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद है और ख़बर आपके सामने आ चुकी है कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने बरी कर दिया है। और सन 2018 में जो फैसला सुनाया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से, उसके फैसले को सेट असाइड कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि नवाज शरीफ साहब अब एवन फील्ड रेफरेंस में बरी हो चुके हैं। और इससे पहले जो प्ली ली गई थी उनकी जानिब से कि भाई उनका तो इस सारे मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं था। आपको याद होगा कि एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स थे उसके बारे में, जो प्रॉपर्टीज़ थे उनके बारे में कहा गया था कि 1993 से 1996 तक एक्वायर की गई थी। और अभी भी आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब का और उनके अहल खाना का क़याम वहीं पे होता है। लेकिन कहा गया कि नवाज शरीफ साहब का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस मामले में बेसिकली हुआ ये था कि जुलाई 2018 में उनको 10 साल की सज़ा दी गई थी। और ये है क्या चक्कर, पहले ज़रा थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि बेसिकली सन 2016 में पैनामा पेपर्स, आपको याद होगी कि वो सामने आए थे और उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था। और उसके बारे में पता चला था कि ये जो प्रॉपर्टी है एवनफील्ड प्रॉपर्टी, ये लंदन के महंगे तरीन इलाके मेफेयर और पार्क लेन के नज़दीक वाक़ 4 अपार्टमेंट्स हैं जो कि शरीफ ख़ानदान की मिल्कियत हैं। और 90 की दहाई से ये शरीफ ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल थे। अच्छा, फिर उसके बाद हुआ ये कि 2017 में पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने पैनामा केस जो था उसके फैसले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मज़ीद तहकीकात के लिए FIA की सरबराही में 6 रुकनी एक तहकीकाती टीम बनाई थी, ताकि इस मामले को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वाक़तन ये है, नहीं है, क्या हुआ, कैसे ये एक्वायर किए गए, क्या उसके लिए पैसे थे, नहीं थे, पैसे कहाँ से आए। अच्छा, फिर ये है कि ये इल्ज़ाम ये था बेसिकली शरीफ ख़ानदान पर कि उन्होंने गैर कानूनी ज़राए से हासिल आमदन से मुबैना तौर पर करप्शन की रकम से ये अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। अच्छा, शरीफ ख़ानदान की जानिब से ये कहा गया कि ये जो प्रॉपर्टी है 1993 से लेकर सन 2006 तक कतर के शाही ख़ानदान की मिल्कियत थी। लेकिन अ, वो रिहाइश जो है वहाँ पर वो शरीफ फैमिली की थी, जिसकी मद में वो किराया वगैरह और दूसरे अखराजात खुद उठाते थे। अच्छा, फिर उसके बाद तकरीबन 9 महीने तक ये मामला चला, 100 से ज़ायद इस पे समाअतें हुईं। और फिर उसके बाद फ़ैसला जो है वो आया तो उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर ही थे। फिर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब पे ये इल्ज़ाम ये तो साबित ना हो सका कि उन्होंने ये करप्शन के पैसों से ये जगह खरीदी। ये प्रूव करना ज़ाहिर है बहुत मुश्किल था, लेकिन ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब भी ये साबित ना कर सके, क्योंकि बारे सबूत जो है वो आपको बताया कि वो मुल्ज़िम पे होता है कि वो प्रूव करे कि उसने किस तरह से एक्वायर किया। तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो उनको सज़ा दी गई नैब कवानीन के तहत, कि उन्होंने ज़ाहिर है कि वो बता नहीं सके। और बज़ाहिर जो उनकी आमदन थी उससे ज़ायद वसाइल से उन्होंने ये एक्वायर किए, तो उन्हें 10 साल जेल हुई और 1 साल जो है वो सज़ा उनको दी गई कि नैब से उन्होंने ताउन नहीं किया। और इसके साथ साथ उन पर 80 लाख बरतानवी पाउंड जो है वो जुर्माना भी किया गया। अब चक्कर ये हुआ कि सन 2018 में, बेसिकली जुलाई 2018 में 10 साल की उनको सज़ा सुनाई गई थी। और फिर उसके बाद इसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, फिर उनकी साहबजादी जो है वो मरीम नवाज़, फिर उनके जो दामाद हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं, वो शामिल थे। फिर हसन और हुसैन नवाज़ को इश्तिहारी करार दिया गया था क्योंकि वो पाकिस्तान में थे ही नहीं। और फिर उसके बाद अब आप ये देखिएगा कि दो में, यानी कि एक तो एवनफील्ड रेफरेंस था, दूसरा अल अजीज़िया रेफरेंस था। उसके अंदर नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, लेकिन जो फ्लैगशिप रेफरेंस था उसमें नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया था। अच्छा, अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद सन 2020 में आपको पता है कि जब ये सज़ा हुई थी उसके बाद कुछ अरसे बाद वो मेडिकल रीजंस पे नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे। फिर वो गए तो 8 हफ्ते के लिए थे, लेकिन उसके बाद वो वापस तकरीबन 4 साल के बाद आए। तो सन 2020 में उन्हें इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे दिया था। और फिर उसके बाद जो है वो अब एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इस सारे मामले के दौरान जो भी मामला हाई कोर्ट्स के सामने पेश किया जाता रहा, यहाँ पर क्रिटिसाइज हम हाई कोर्ट्स को नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट्स होती हैं उनका काम ये होता है कि जो उनके सामने एविडेंस पेश किए जाएं या जो उनके सामने प्ली ली जाए उसके ऊपर, उसकी बुनियाद पर फैसले करें। लेकिन असल चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि नैब का रवैया, यानी कि नैब पहले इतना विगरसली, आपको याद होगा कि सज़ा दिलवाने पे तुला हुआ था, लेकिन अब वही इस मामले से जान छुड़ाने पे तुला हुआ था। यानी कि जो भी वो कह रहे थे वो समझने ऐसा लग रहा था कि नैब जो है वो नवाज शरीफ साहब की हिमायत कर रहा है। तो फिर अब ये रवैया जो है वो बेसिकली
तब्दील कर दिया गया। अब बेसिकली जो चैलेंज है वो है अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस, जिसमें ताहाल नवाज शरीफ साहब बरी नहीं हो सके। अच्छा, इसमें जो है अल अजीज़िया में भी 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी सन 2018 में ही, और फिर उसके बाद जो है वो अवामी ओहदे पर फायज होने पर उनको पाबंदी लगा दी गई थी, और फिर तकरीबन जो है वो तकरीबन ₹4.25 अरब का जुर्माना भी आयद किया गया था। अब चक्कर ये है कि बेसिकली अगर इसकी तफसीलात में जाएं तो ये उनके वालिद साहब मियां मोहम्मद शरीफ ने 2001 में सऊदी अरब में अल अजीज़िया स्टील मिल कायम की थी, और उसके इंतज़ामी उमूर नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज चला रहे थे। ठीक है, ये सन 2001 की बात है, जब ये लोग, आपको याद हो कि वो तैयारा साजिश केस का मामला हुआ था, उसके बाद इनको जिला वतन कर दिया गया था और कहा जाता था कि एक मुआहदे के तहत ये जिला वतन हुए थे। अब चक्कर ये है कि ये कहा गया इनकी जानिब से कि सऊदी हुकूमत से उन्होंने कुछ सरमाया लिया था, और ज़ाहिर है कि नैब के वकला उस वक्त ये प्ली ले रहे थे कि भाई इनके पास कोई डिटेल्स तो होनी चाहिए ना, कोई दस्तावेजी सबूत तो होना चाहिए ना कि ये रकम जो है वो सऊदी हुकाम से ली गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान से करप्शन करके, उस वक्त सबूत नहीं था लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से करप्शन करके उन्होंने ये रकम वहां पर लगाई है। अच्छा, हुसैन नवाज ने यह कहा कि उन्हें अपने दादा से $50 लाख से जायद की रकम मिली थी, जिसकी मदद से उन्होंने अल अजीज़िया स्टील मिल्स कायम की, और फिर उसके साथ साथ जो है ज्यादातर सरमाया जो है वो शरीफ साहब ने भी कतर के शाही खानदान से हासिल किया था। अच्छा, फिर उसके बाद ये JIT जो कायम हुई थी इसके ऊपर नैब की, उन्होंने ये कहा था कि भाई अल अजीज़िया स्टील मिल्स का असल मालिक नवाज शरीफ साहब खुद थे, और वो इस पे आप देखें गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अब चक्कर ये है कि फिर ज़ाहिर है कि इन ये जो इल्ज़ामात नैब की जानिब से भी लगाए जा रहे थे, इसके ऊपर भी नैब की टीम भी कोई सबूत देने से कासिर रही थी कि भाई कोई करप्शन साबित कर सके। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ साहब भी ये साबित नहीं कर पाए थे कि उन्होंने ये जो है वो किन मीन्स से हासिल किए थे, उनकी मनी ट्रेल क्या थी, क्या ज़राए थे, ये ज़ाहिर साबित नहीं हो सका। अब जो है वो असल चैलेंज जो है वो एक तो ये भी है, इसमें ज़ाहिर है कि आप प्ली लेते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि नैब का जो रवैया नज़र आ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी वो बरी हो जाएंगे। फिर उसके बाद मामला आ जाता है, जो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन करार नहीं दिया गया था, और उस बिना पर उन्हें नाअहल किया गया था किसी भी अवामी ओहदे के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट का उसके मुताल्लिक फैसला था, और कहा गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो समझती है कि वो नाअहल हैं और वो ताहयात नाअहल हैं। अब उसके बाद आपको याद होगा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, और ये मामला ज़ाहिर है कि एपेक्स कोर्ट के पास जाएगा, तो ही पता चलेगा कि नवाज शरीफ साहब क्या जुज़वी तौर पर नाअहल हैं, और फिर उसके बाद अल अजीज़िया की सज़ा से ये तय होगा कि आया उसको हाई कोर्ट सेट असाइड करती है या सस्पेंड करती है। उससे पहले उसके अलावा तो वो नॉमिनेशन पेपर्स अपने नहीं जमा करा सकते। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन एक्ट में आपको पता होगा कि एक तरमीम की गई थी, और उसके अंदर जो ज़ाहिर है कि करप्शन के मुकदमात में अगर किसी को कोई सज़ा होती है तो उसकी मुद्दत, उसकी नाअहली की मुद्दत 1 टर्म यानी कि 5 साल कर दी गई थी। लेकिन आप ये देखिए कि वो एक्ट में तरमीम है, और इस मामले पे आइन खामोश है, तो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि वो उससे बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करें, और कहें कि चूंकि आइन यहाँ पर खामोश है और इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम है, तो इस बुनियाद पर ये जो 1 टर्म थी वो तो मैं पूरी कर चुका हूँ, लिहाजा अब मुझे इससे मतलब ये है कि इसका बेनिफिट मुझे दिया जाए। फिर आप ये देखिए कि ये जो मामला है ये एक बड़ा यू नो इलेक्शन का बिगल बज चुका है। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। रस्ते बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब जिनके आने के हवाले से कहा जा रहा था कि आएंगे तो डायरेक्ट जेल जाएंगे, फिर वो जेल भी नहीं गए। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता उनके रस्ते के जो कांटे थे वो हटते जा रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि जब पहले आए तो गिरफ्तार नहीं हुए, फिर बायोमेट्रिक जिस तरह से हुआ, जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ें हुई, तो बज़ाहिर ये इंप्रेशन ये जा रहा है कि अब उनको एवन फील्ड के साथ साथ अल अजीज़िया में भी रिलीफ मिल जाएगा, और फिर उसके बाद ये जो ज़ाहिर है कि नाअहली की तलवार है ये भी हट जाएगी, और फिर वो मियाँ साहब इलेक्शंस में हिस्सा ले सकेंगे। और फिर रिएक्शन उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग है। मियाँ साहब ने कहा कि मैंने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था, और उन्हें ये लगता है कि ये जो इंसाफ के तकाजे अब पूरे हो रहे हैं और नैब एकदम जो पीछे हट गया है, तो जाहिर है कि इसमें अल्लाह की मर्जी है। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि ये जो कुछ इतना स्विफ्टली जस्टिस हो रहा है, इतना सारा कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे बुनियादी वजह क्या आपको नज़र आती है? ठीक है।